अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कपिल सिब्बल का नाम समाजवादी पार्टी ने ओपन कर दिया। कल डिबेट में हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने यह बात का खुलासा किया था कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कैंप से ही राज्यसभा के लिए जाएंगे और आज वो बात सच साबित हुई। और आज दोपहर अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल की मौजूदगी में कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी कैंप से राज्यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस का एक बड़ा विकेट आज फिर गिर गया। तो राज्यसभा के जरिए समाजवादी पार्टी क्या समीकरण साधना चाहती है और एक तीर से कितने निशाने लगे हैं, और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है सपा को जवाब देने की। आज की परिचर्चा का मूल बिंदु यही है। बहनों भाइयों, कपिल सिब्बल फाइनली राज्यसभा उनका जाना सुनिश्चित हो गया है। उन्होंने अपने लिए एक सीट का बंदोबस्त कर लिया है। कपिल सिब्बल पहले भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस बार उनको फिर समाजवादी पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया है। कपिल सिब्बल जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि 16 मई को ही मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सोनिया गांधी के पास भेज दिया। यानी कपिल सिब्बल को इस्तीफा दिए तकरीबन 10 दिन का वक्त बीत चुका है। लेकिन इस बात की जानकारी न तो कांग्रेस ने दी थी और न कपिल सिब्बल ने। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। एक तरह से अब पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने जो पर्चा भरा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी विधायक उनका साथ देंगे और वो निर्विरोध चुनकर जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यानी अब कांग्रेस की G23 से एक आउट हो गया, कैप्टन आउट हो गया। अब कितने बचे? अब इसका नाम रखा जाएगा G22। अब असंतुष्टों की संख्या बची 22। लेकिन कांग्रेस में एक एक करके बड़े बड़े नेता इस पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अब स्थिति में नहीं है कि वो सत्ता का मजा नेताओं को चखा पाए। कांग्रेस दिनों दिन कमज़ोर, लाचार और राजनीतिक तौर से अप्रभावी होती जा रही है। कांग्रेस हिंदी बेल्ट में तो अप्रभावी होने की स्थिति में आ चुकी है। बाकी राज्यों में भी उसकी बड़ी दुर्दशा है। जब सत्ता नहीं होती है तो अपने ही लांघ कर निकल जाते हैं कांग्रेस पार्टी और उसके दिग्गज नेता। इस बात के प्रमाण है। कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, बहुत नामी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका बड़ा नाम है और उनकी वकालत भी बहुत शानदार चल रही है। जैसा कि आजम खां बताते हैं कि वो उनका जीवन भर कर्ज नहीं उतार सकते हैं। जो उन्होंने उनके लिए किया वो अपना लहू भी नहीं करेगा और उनके पास तो फीस देने भर की भी औकात नहीं थी। तो आज कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव ने 2 कांड किए। पहला, आजम खां को संतुष्ट किया, लेकिन अभी भी रूठे रूठे नज़र आते हैं आजम खां। खैर, रूठना उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं बहुत टाइम से उनकी राजनीति को देख रहा हूँ। हर 1 घंटे 2 घंटे में वो रूठे ही रहते हैं। तो इस बात से वो मान जाएंगे, इसकी गुंजाइश कम हो, आगे भी वो रूठे ही रहेंगे और तंजिया लहजा उनका जारी रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कर्ज आजम खां का उतार दिया कपिल सिब्बल के रूप में उनको राज्यसभा भेजकर। दूसरा, कांग्रेस के लिए भी एक संकेत गया है कि उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स राज्यसभा पाने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हैं। तो ये कांग्रेस को भी झटका है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तीसरा विषय यह है कि दिल्ली में भी अब समाजवादी पार्टी को अगर अपने फुटप्रिंट बढ़ाने हैं तो उन्हें कपिल सिब्बल जैसा एक अच्छा वक्ता चाहिए होगा, एक अच्छा सिंपैथाइज़र चाहिए होगा, और कई बार अगर केस लड़ने हो तो अच्छा वकील भी चाहिए होगा। तो कपिल सिब्बल वो सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं जो अर्हता समाजवादी पार्टी को फिलहाल चाहिए होती है। दूसरे सज्जन हैं जावेद अली खान, जिनके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने ये दोनों नामों का खुलासा कल ही कर दिया था कि इन दोनों का जाना पक्का है, जिसमें कपिल सिब्बल श्योर जाएंगे और यही हुआ। जावेद भी राज्यसभा के लिए उनका पर्चा भर गया। वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और ये माना जा रहा था कि प्रोफेसर साहब अपना वीटो लगाकर उनको राज्यसभा पहुंचा देंगे और वही हुआ कि प्रोफेसर साहब ने वीटो लगाकर जावेद को राज्यसभा के टिकट दिला दिया और उनका नॉमिनेशन भी आज फाइल हो गया है। अब बचती है एक सीट पे कौन जाएगा, डिम्पल यादव
या फिर कोई और। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं और जैसी चर्चाएं हैं, अभी तो डिम्पल यादव का ही नाम चल रहा है। तो फिर आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। एक संकेत अखिलेश यादव ने आज और दिए कि वो सिर्फ 3 कैंडिडेट ही उतारेंगे। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि चौथा भी आ सकता है अगर बीजेपी 8वां उतारेगी। तो जी हाँ, बीजेपी तो 8वां उतार रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चौथे के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव निर्विरोध हो जाएंगे, जैसा कल बीरेन जी कह भी रहे थे। यानी 8 बीजेपी के चले जाएंगे और 3 समाजवादी पार्टी के। 3 में 2 फाइनल हो चुके हैं, कपिल सिब्बल और जावेद। तीसरा नाम बाकी है, संभावित तौर पर प्रत्याशी डिम्पल यादव हैं। आज की परिचर्चा का मूल बिंदु यही है। कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे मौका मिला है कि एक निर्दलीय होते हुए मैं सदन में जाऊंगा और जो देश की समस्याएं हैं बिना किसी पार्टी डिसिप्लिन के मैं देश के सामने रखूंगा। ये मौका कभी कभी किसी इंसान को मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी का, शिवपाल जी का, आजम खान साहब का कि ये मौका मुझे मिला है। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं, तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रियंका गांधी के खासम खास और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मनीष हिंदवी जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में रविदास मेहरोत्रा ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। आचार्य जी, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। चिड़िया उड़ गई है आचार्य जी? हाँ, देखिए, परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये सियासत भी एक ऐसा खेल है कि इसमें आना जाना लगा रहता है। ब्रजेश जी, आप तो बहुत विद्वान हैं और बहुत ही ज़मीनी हकीकत को भी समझते हैं सियासत की, और दूरदर्शिता आपका सबसे बड़ा गुण है। तो मैं समझता हूँ कि कपिल सिब्बल जी ने जो फैसला लिया है, ये उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को देखते हुए लिया है और बड़ी सोच समझ करके लिया है। और अखिलेश यादव जी ने भी जो उनको समर्थन दिया है और उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचानक फैसला हुआ है। इसकी भूमिका कई महीने पहले से तैयार हो रही थी और मुझे लगता है कि ठीक है, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उसकी तकलीफ़ है हमको, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति परिवार छोड़ के जाता है तो तकलीफ़ होना स्वाभाविक है। लेकिन कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े नेता हैं और उनका एक इस देश में राजनीतिक मकाम है। मैं आज उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और दे सकता हूं। पर आपकी बातों में मुझे अफसोस कम, खुशी ज़्यादा, संतोष ज़्यादा लग रहा है उनके जाने पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे अफसोस भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि कपिल सिब्बल जी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे कुछ मुद्दों को लेकर के, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी उनकी बात सुन नहीं रही है। तो जबकि पार्टी उनकी बात सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, इस पे अभी मुझसे ज़्यादा शायद आप भी जानते हैं। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मुझे उनके जाने का अफसोस ज़्यादा है, मुझे उनके जाने से तकलीफ़ ज़्यादा है। कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव हैं धीरज गुर्जर। उनका अभी एक स्टेटमेंट आया है कि कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस को 0 लॉस हुआ है। एक तरह से कमेंट किया है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे प्रवक्ता हैं जो अब ये कहेंगे कि भाई जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो लगा रहता है। ये बात ठीक भी है कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन
ये कहना कि कोई हमारी पार्टी में था, एक कद्दावर नेता था, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, लोकसभा में रहा, सुप्रीम कोर्ट का एक जाना माना वकील है, और वो भी जो कांग्रेस नेतृत्व है हमारा, उनसे बहुत निकटता के रिश्ते उनके रहे हैं, तो एकदम ये कह देना कि साहब उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा उचित नहीं है। तो ये G23 का अब क्या होगा, क्योंकि G23 के कैप्टन तो निकल गए? नहीं, G23 का अब कोई किस्सा नहीं है, वो सब चैप्टर क्लोज हो चुका है, अध्याय समाप्त हो चुका है। क्योंकि देखिए G23 में कपिल सिब्बल जी एक मुख्य भूमिका में थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए और ये कह के खड़े किए कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार गिर रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार जो चुनाव हार रही है, तो उसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ बड़े बदलाव की भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी। तो एक तो कपिल सिब्बल जी थे, दूसरे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, आनंद शर्मा जी थे, भूपेंद्र जी हुड्डा थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे। मैं समझता हूं कि आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब, भूपेंद्र हुड्डा जी, ये कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण कमेटियों में हैं। अभी हमारा जब चिंतन शिविर हुआ तो उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स जो मेन कमेटी थी, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, शशि थरूर साहब थे, मैं खुद उसमें था। तो मुझे नहीं लगता कि अब G23 का कहीं कोई किस्सा बचा है। मनीष तिवारी भी थे चिंतन शिविर में। पर इस बात की चिंता आप लोग नहीं कर रहे हैं अपने चिंतन में कि एक एक करके दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं? एक सामान्य बोलचाल में पत्रकारों के बीच या राजनीतिक लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि अगर सत्ता न मिले तो कांग्रेसी अपने नेता को कुचलकर भी आगे बढ़ सकता है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने बड़ी साफ कोई से ये बात स्वीकार की है कि कोई भी हमारी पार्टी छोड़ के जाता है तो ये खुशी का विषय नहीं है, और नुकसान कितना होता है कितना नहीं होता ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ नुकसान ज़रूर होता है। अब दूसरा सवाल जो आपका ये है कि एक एक दिग्गज नेता, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जितने भी ये नेता हैं ये दिग्गज इसलिए थे कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व ने इन्हें बड़ी ताकत दे रखी थी, इनको बड़ा सम्मान मिला, पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, बहुत कम उम्र में वो सांसद जब बने, उनके बड़े महाराज जब उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया तो सांसद बन गए, सांसद बनने के बाद मंत्री भी बने तत्काल, और जितेंद्र प्रसाद जी भी हमारे मंत्री बनाए गए, RPN सिंह जी भी मंत्री बनाए गए, सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सुनील जाखड़ जी के पिताजी कितना बड़ा नाम थे, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन लोगों की वजह से पार्टी थी, पार्टी जब ताकतवर थी, पार्टी का पूरा देश में साम्राज्य था, पार्टी का एक वोट बैंक था, तो पार्टी के ये लोग साथ थे। अब अगर इन्हें लगा कि पार्टी थोड़ा कमज़ोर हो रही है, पार्टी के अंदर जनाधार घट रहा है, अब वो कई कारण हैं, तो उसमें इन्होंने अपना अपना रास्ता चुना। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना अच्छा भविष्य देख करके अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, या मैं आज भी हूं, तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी को इन तमाम नेताओं की ज़रूरत है, इन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी शक्तिशाली बने उसको बचाने के लिए जब एक एक नेता की ज़रूरत है, ऐसे कठिन दौर में इनका छोड़ के जाना ये अफसोसजनक है और ये सवालिया निशान खड़ा करता है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि कांग्रेस में काफ़ी एक बड़ी तादाद है नेताओं की जो या तो सत्ता लोलुप है या सत्ता भोगी है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस में जो शक्ति का स्रोत है वो गांधी परिवार है, और गांधी परिवार क्यों है ये एक अलग विषय हो सकता है, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे साहब ये एक परिवार की पार्टी है, कुछ लोग कहेंगे साहब परिवार की पार्टी होना कोई बुरी बात नहीं है। परिवार पार्टी को खड़ा किया है, परिवार ने पार्टी को शक्तिशाली बनाया, तो गांधी परिवार का एक विशेष स्थान कांग्रेस में है, ऐसा मैं मानता हूं। अब समझता है कि इन तमाम नेताओं को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। अब अगर कोई बात मान लीजिएगा 20 साल 30 साल और 40 साल के राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसा होता है, घर में भी अगर देखें तो बहुत सी बातें हमारी मानी जाती हैं, बहुत सी बातें हमारे बच्चे मानते, बहुत सी बात हमारे भाई नहीं मानता, बहुत बात हमारे तमाम और लोग नहीं मानते, तो क्या वो घर छोड़ के चला जाना चाहिए? तो मैं इस पार्टी को छोड़ के जाने के पास नहीं हूँ। आजकल आपके भी स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जो कांग्रेस के विचार से मिलते नहीं हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है आचार्य जी, और आप कहें तो मैं साफ साफ पूछ लूँ आपसे
नहीं, आप कोई बात पर्दे में रखते ही नहीं है, साफ साफ ही तो पूछ रहे हैं। जो अब बात कर रहे हैं, अब जो आपका सवाल है, ये कोई पर्दे का सवाल थोड़ी कह रहे हैं कि कहीं मैं भी पार्टी छोड़ के कब जाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं किया, आपने स्वयं सवाल कर लिया, क्या तो होगा? दर्शकों की सहूलियत के लिए उसका जवाब भी स्वयं दे दें। नहीं, सवाल आपने किया, मैंने स्वयं नहीं, लेकिन आप ये कहते हुए कि मैं सीधा सीधा पूछ लूं, वो सीधा सीधा ही सवाल है जो आप आचार्य जी, आप गवाही ले लें इस आपको ये पैनल में कहना बैठे चाहता लोगों हूं से। कि- मैंने सवाल ही नहीं किया, सवाल आपने स्वयं किया, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जवाब भी स्वयं दे दें। ब्रजेश जी, आपका जो सवाल है वो सीधा ही है, उसका जो अर्थ है, उसके जो गर्भ में इशारा छुपा है, गर्भ में जो उसके छुपा है, वो मैंने इसलिए कह दिया कि आपका थोड़ा वजन कम कर दूं, आपकी परेशानी कम कर दूं। तो ना, मेरा मुझे जहां आपसे तक कोई सवाल है, परेशानी नहीं। कांग्रेस विनोद जी को कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन कांग्रेस मुझे की नहीं। एक विचारधारा है। क्यों परेशानी होगी? देखिए ब्रजेश जी, आचार्य कांग्रेस जी की के- एक विचारधारा, वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है महात्मा गांधी की विचारधारा। वो विचारधारा है सर्वधर्म संभाव की विचारधारा। वो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा। वो विचारधारा विश्व बंधुत्व के उद्घोष की विचारधारा। वो विचारधारा है गरीबों के कल्याण की विचारधारा। वो विचारधारा है कि किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग, एक भाषा की कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पूरे भारत की पार्टी है, और कांग्रेस की आज़ादी में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कांग्रेस के नेताओं के बलिदान हुए। तो कांग्रेस की जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा के साथ जो खड़ा होगा, उसे सच बोलने का साहस आना चाहिए और सच बोलना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि झूठ बोलना जरूरी है, थोड़ा बहुत बोल दो चलता है, लेकिन रोज झूठ बोलो ये जरूरी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं अपनी पार्टी के फोरम पे भी अपनी बात, और मैं अपनी बात को रखने की मुझे आजादी है। और आप अभी हैं कांग्रेस में, नेतृत्व और की आगे भी रहेंगे, greatness ऐसा है मैं कि वो- मानूं। देखिए, कल क्या होगा अगर हम ये बात की घोषणा आज कर देते हैं, तो परमात्मा के सिद्धांत को चुनौती है, क्योंकि कल क्या होगा ये तो ब्रजेश जी परमात्मा जानता है, मैं कोई भविष्यवक्ता। देखिए, लेकिन दर्शक भी मैं समझ कांग्रेस गया। की विचारधारा के साथ खड़ा हूं। दर्शक भी समझ गया, और विनोद जी भी समझ गया। देखिए, मैं कांग्रेस की विचारधारा नहीं, विनोद जी अगर ये दिल पे हाथ रख के कह देंगे तो शायद मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा हूं, और कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन कल क्या होगा, कल क्या हो सकता है, अभी मैं यहां बैठा हूं, एक पल बाद क्या हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम आस्थावान लोग हैं। कल क्या होगा ये सिर्फ परमात्मा जानता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो तुलसीदास जी ने कहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा। हम विनोद अग्निहोत्री जी के पास सीधे दिल्ली चलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी देर से प्रतीक्षा रहते हैं, और आपको जवाब भी, वो इस मामले का विश्लेषण भी उनसे कराते हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आज आप प्रकट हुए हैं टीवी पे, भारत समाचार पे। तो बताइए, कपिल सिब्बल को तो आचार्य जी ने भेज दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा, ये क्या कैलकुलेशन है, इससे किसको नुकसान, किसको फ़ायदा, और इसका क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कपिल सिब्बल के जो तेवर पिछले कुछ महीनों से थे, उसका अगर विश्लेषण करें तो मुझे लगता है इससे कपिल सिब्बल को खुद का फायदा हुआ है, और अखिलेश यादव जी को फायदा हुआ है, और सोनिया गांधी और गांधी परिवार को भी फायदा हुआ है। अब आप, मैं तीनों का विश्लेषण कर देता हूँ। कपिल सिब्बल को फायदा ये हो गया कि उनको नई राजनीतिक रास्ता उनको मिला, वो वापस राज्यसभा में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के भले वो सदस्य आधिकारिक रूप से न बने, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जाए, लेकिन सपा की बात करेंगे, और सपा के लिए जो है एक सपा के प्लेटफॉर्म से वो अपनी बातें कहेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा। सरकार पे भी हमला करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश जी को फायदा ये हुआ कि उनको एक बड़ा वकील मिल गया अपनी पार्टी के लिए, राजनीतिक वकील भी, कानूनी वकील भी। बहुत सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में विलंबित हैं, परिवार के भी हैं, और भी तमाम सारे, उनके लिए कपिल सिब्बल एक बड़ी ढाल बन सकते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक रूप से तमाम सारे, क्योंकि कपिल सिब्बल सबके वकील रहे हैं, वो स्टालिन का मुकदमा भी लड़ते रहे, ममता बनर्जी का भी, हेमंत सोरेन का भी, लालू प्रसाद यादव का भी, वो एनसीपी के नेताओं का भी। तो वो सबके साथ जो एक तालमेल का जो काम है समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी अच्छी तरह कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, उसके बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, तो जो गठबंधन और जो तालमेल होगा विपक्षी दलों का, उसमें कपिल सिब्बल। पर मुझे ये बताइए कि कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी का विकल्प, या अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल पर दांव क्यों लगाया? उनके पास तो विकल्प और भी रहा होगा।
नहीं, विकल्प कपिल सिब्बल के पास देखिए आरजेडी का भी था, जेएमएम का भी था, तमिलनाडु का भी था, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस देश की केंद्रीय राजनीति होती है, विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की भी, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ रखे कपिल सिब्बल ज्यादा तरीके से अपने राजनीतिक रास्ता अच्छी तरह से तय कर पाएंगे। और दूसरा ये जो सेकुलर फ्रंट है, तो कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ के जितिन प्रसाद या आरपीएन सिंह या सुनील जाखड़ की तरह बीजेपी में नहीं गए, वो समाजवादी पार्टी के साथ आए और समाजवादी पार्टी के साथ रहकर उन सारे मुद्दों के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम मुद्दे तो एक ही हैं, चाहे वो सेकुलरिज्म का मसला हो, सोशल जस्टिस का मसला हो, गैर भाजपा की जो राजनीति है, तो उसमें कपिल सिब्बल वहां भी फिट है, यहाँ भी फिट है। तीसरी बात जो मैंने कही, जो आप कि सोनिया गांधी परिवार को भी फायदा हुआ है, वो फायदा इसलिए हुआ कि अब कांग्रेस के भीतर उनको कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि G23 की जो आप बात कर रहे थे, आचार्य जी ने भी कहा वो अब खत्म हो गया अध्याय। जितिन प्रसाद पहले ही जा चुके थे, तो G22 पहले ही हो गया था। वो कपिल सिब्बल उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो इधर आ गए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और शशि थरूर, ये सारे लोग जो है ये सरेंडर कर चुके हैं, पार्टी के नेतृत्व के साथ उनकी वो दोस्ती हुई है, तो अब वो वापस उनके साथ है और तमाम कमेटियों में भी है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बात कही थी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है G23 और कुछ नहीं है, तो सबका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जहां जहां ध्यान, पर एक एक करके ये कांग्रेसी सब भागता क्यों जा रहा है? जो बड़ा बड़ा नेता है सब भाग रहा है। देखिए, ये प्रश्न जो आपने आचार्य जी से भी किया था, वो बड़ी खूबसूरती से इसको टाल गए, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पहली बार, अच्छा उनको कोई नहीं मिला तो आज मेरे ऊपर भी तंज कस रहे थे। भाई कांग्रेस पे करो, हम गरीब पत्रकारों पर तंज करके क्या पाओगे? नहीं, आचार्य जी का तंज नहीं, वो आचार्य जी का आशीर्वाद है। संत लोग तंज थोड़ी करते हैं, वो तंज के रूप में आशीर्वाद देते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे थे जी। तो देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वो नेता जो सत्ता के आदी रहे हैं, वो 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव हारना, 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी केंद्र की, और राज्यों में तो बहुत बुरी तरह से कई राज्यों से बाहर हो गई है। तो वो उनके लिए लगता नहीं कि वो विपक्ष की राजनीति कर पाएंगे, तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। बड़ी विडंबना देखिए ब्रजेश जी, ये सारे नेता मुझे 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। तो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है, लेकिन ज्यादातर नेता उसी बीजेपी में चले जाते हैं जिससे। सर मैंने ये सवाल आचार्य जी से भी पूछा था, आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या अधिकांश कांग्रेसी सत्ता भोगी है और वो संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकता? निश्चित रूप से इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है। अधिकांश कांग्रेसी क्या, आज की तारीख में तो अधिकांश राजनेता सत्ता भोगी हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी 10-8 साल से सत्ता में है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव हार जाती तो आप देखते हैं भाजपा के कितने नेता इधर उनको संघ निष्ठों को छोड़ दीजिए, जो संघ की प्रयोगशाला से आए। और देखिए पार्टियां वही ज्यादातर लोग छोड़ रहे हैं जो रैंक एंड फाइल से नहीं आए, ये या तो बड़े पिताओं के बेटे रहे या ऊपर से अचानक आ गए। नहीं, मैंने तो हैरानी की बात है, पार्टी में आ गए। आचार्य जी जिसको लिपटा के घूम रहे थे हार्दिक पटेल को, अब सुना वो भी किसी दिन नहीं, तो हार्दिक पटेल तो चले ही गए, कांग्रेस तो छोड़ ही गए, वो बीजेपी में शामिल होंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य जी गो अहेड प्लीज। हाँ देखिए, मैंने विनोद जी को बहुत गौर से सुना, वो बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने एक सवाल जो उठाना चाहिए था ब्रजेश जी, आपने एक सवाल नहीं उठाया। वो सवाल ये है कि जब ये चुनाव हुआ 2022 का, तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ था, जयंत चौधरी जी से गठबंधन हुआ था, और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था। और जब मुजफ्फरनगर की रैली हुई थी जिसमें अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी गए थे, तो अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस बात को पब्लिक डोमेन में रखा था कि वो राज्यसभा भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे जयंत चौधरी जी को। तो ये जो गठबंधन की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसमें वेस्टर्न यूपी में जो हमारा एक किसान का तबका है, उसमें अधिकतर हमारे जाट भाइयों का बहुत बड़ा एक समर्थन रहा। समाजवादी पार्टी से जाट वोट कभी जुड़ा नहीं, पहली बार इस बार मैंने देखा कि जाट वोट ने जो भी दिया, वो हो सकता है कि विनोद जी इसको ये कह सकते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज वोट नहीं गया, लेकिन एक कमिटमेंट का सवाल है। तो समाजवादी पार्टी को वेस्टर्न यूपी में भविष्य में नुकसान होगा। आचार्य जी आप किधर से खेल रहे हैं? चौधरी जी के साथ किया गया वादा निभाना आरएलडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से? नहीं, मैं तो जिसके साथ जुल्म होता उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। तो क्या जयंत चौधरी के साथ जुल्म हुआ? के साथ खड़ा हो गया। हाँ, जयंत चौधरी के साथ जुल्म हुआ है, मुझे लगता है कि लेकिन जयंत के करीबी बता रहे हैं कि बागपत से उनको 2024 का चुनाव लड़ना है, इसलिए वो राज्यसभा जाने के लिए सहमत नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। जयंत चौधरी जी से आप बात भी कर सकते हैं, वो बहुत ही ओपन हार्ट और क्लीन हार्ट इंसान हैं,
और वो आपको बता भी देंगे। अगर क्या आपकी उनके बात साथ हो छल तो हुआ उनसे, या वो अगर मुझे ठगे लगता गए है कि उनसे या वादा उनका किया गया कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ? नहीं नहीं, उनसे दोनों बातें हुई। उनको राज्यसभा भेजा नहीं जा रहा था और उन्हें कहा गया, और मुझे लगता है कि राज्यसभा उन्हें नहीं भेजा जाएगा ये समाजवादी नेतृत्व जानता था। इसके बावजूद उनको बार बार ये बात कही गई, और ये बात इसलिए कही गई कि उस समय ऐसा लग रहा था, कुछ चर्चाएं ये थी कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकता है, तो बीजेपी के साथ ना जाए। जयंत चौधरी जी को ये वादा किया गया था, और ये पब्लिक डोमेन में भी है। समाजवादी पार्टी के नेता बोलते भी थे। खुद अखिलेश जी ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा था। तो जयंत चौधरी के साथ धोखा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी आपको क्यों इतनी चिंता है? मैंने कहा ना ब्रजेश जी, अब मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जो है मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार तो रखता हूं। कुछ संभावना तो नहीं तलाश रहे? इस राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं कोशिश करूंगा जयंत चौधरी से तो मैं भी बात दूसरे के करूं। घर में झंझट करा के अपना ठीक करना? नहीं, ये झंझट की बात थोड़ी है। अखिलेश जी का कमिटमेंट को पूरा करना अखिलेश जी का दायित्व बनता था, समाजवादी पार्टी का कर्तव्य बनता था, क्योंकि जयंत चौधरी जी ने उनका साथ पूरी शिद्दत के साथ दिया। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। हमारे तो खिलाफ थे दोनों। हम क्या करें? हमने तो उस समय आरएलडी से बात की थी, भाई आप कांग्रेस का साथ दो। तो जयंत चौधरी जी ने मुझसे खुद कहा था कि नहीं, एक कमिटमेंट हो गया है अखिलेश जी के साथ, अब हम यही चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे अभी तो दोनों जयंत खिलाफ चौधरी थे। जी ने हाल लेकिन फिलहाल में अगर क्या मान कहा लीजिएगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। अभी बात हुई नहीं है। जिस अथॉरिटी के साथ अभी बोल रहे थे तो आप पीछे हट गए 2 कदम। अभी तक जिस अथॉरिटी से आप बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी आधे घंटे पहले ही मिल के आए हो या बात किए हो आप? कुछ बात होती है, उसको कम से कम थोड़ा सा पर्दे में रहने दीजिएगा विजय जी। ठीक है, जब तक बात पूरा ना हो जाए उसको सामने लाना ठीक नहीं होता। वैसे मैं अभी 22 साल से पॉलिटिकल इंट्रोगेशन ही कर रहा हूँ आचार्य जी, जान जाता हूँ क्या चल रहा है। नहीं आचार्य जी, साधु का कोई पर्दा नहीं होता। इस साधु देश तो के एकदम पारदर्शी होता है। बताइए। अगर ब्रजेश मिश्रा जी मुझे यहाँ साधु के रूप में बुलाते तो मैं बिल्कुल सच बता देता, लेकिन मुझे मालूम है कि ब्रजेश मिश्रा जी मेरी गरिमा को रखेंगे, और ब्रजेश मिश्रा जी ने मुझे यहाँ एक संत के रूप में नहीं बुलाया है। ये अलग बात है कि मेरी मर्यादाएं तो हैं, लेकिन ये भी पक्का है कि मैं इस समय राजनीतिक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, और राजनीतिक विषय पर चिंतन और विश्लेषण में भाग ले रहा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन शुक्रिया आपका। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूँ। चीजों की भाई अमित पुरी जी, इधर तो कुछ और ही कहानी चल रही है। आज तो देखिए जीरो लॉस थ्योरी वाले भी वो भी कांग्रेस से उड़ गए। देखिए, आज जब चर्चा चली जी और आप परिचय करा रहे थे तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, जाने माने। और आचार्य जी ने जब चर्चा शुरू मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज आप लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। अरे नहीं, टारगेट नहीं, मैंने कहा अच्छा लगा भाई। अच्छा ठीक है। और आचार्य जी ने जब चर्चा की तो परिंदों की फितरत के बारे में, उनकी उड़ान के बारे में कुछ चर्चा की। तो एक जाना माना सत्य यह है, मेरा इस पे कोई आपत्ति नहीं है। क्या वो जाने माने नहीं है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जाना माना सत्य यह भी है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सिब्बल साहब और सिंबल राज्यसभा में कभी एक नहीं रहे। सिब्बल साहब कभी चारे के सिंबल से भी गए, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की कृपा से गए। तो सिब्बल साहब का सिंबल से बहुत लेना देना नहीं है, ये एक राजनीतिक सच्चाई है, जाना माना सत्य है। लेकिन मजे की बात क्या है कि पिछली डिबेट राज्यसभा की जब आपके साथ में कर रहा था जी, तो एक चर्चा चल रही थी कि भाई बीजेपी 7 जीत जाएगी और 8वीं सीट के ऊपर कोशिश करेगी और सपा 3 की बजाय 4 पे लड़ेगी। और आपको अगर स्मरण हो तो मैंने कहा जो राजनीतिक हालात है समाजवादी पार्टी के, 4 में से 2 ही पे रह जाए तो ठीक है, तीसरी की भी दिक्कत है। आपने कहा था। और आज की सच्चाई यह है कि दो डिम्पल जी और जावेद जी, 2 आदमी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के। सिब्बल साहब का नामांकन कराने भले ही अखिलेश जी गए हो, लेकिन वह निर्दलीय के स्टेटस में किए। आगे भविष्य के गर्भ में क्या होगा ये वो जाने। लेकिन इसमें से मोटी मोटी कई सच्चाइयां सामने लिखनी है। रोशनी आने लगी, पर्दे अब हटने लगे हैं, अंतर्वास के द्वार में कुछ प्रवेश मार्ग बनने लगे हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि आजम साहब के संकट से जूझती हुई अखिलेश जी की पार्टी ने सिब्बल साहब के रास्ते उस संकट से निपटने की कुछ कोशिश की। यूपी को यह साथ पसंद है, इसके लिए भी कुछ दरवाजे अभी खुले हैं, ये दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। यह हो सकता है ये नारा फिर से एक बार लग जाए कि यूपी को यह साथ पसंद है। अरे कैसे साथ पसंद होगा? उनके इतने बड़े नेता को आप अपनी पार्टी से भेज रहे हैं राज्यसभा, बिना उनसे सहमति मैंने के। पहले ही कहा कि सिब्बल साहब और सिंबल का राज्यसभा के 10 चुनाव में सेकंड कोई और लूंगा कनेक्शन मैं नहीं है। जी। कांग्रेस पुरी को साहब इसका की बात दर्द का भी जवाब नहीं है। देने को 10 सेकंड जी सिब्बल साहब और सिंबल का कोई रिश्ता विस्ता नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता भी खोल करके रखा है कि आगे पीछे के लिए कि यूपी को ये साथ पसंद है कि नहीं। लेकिन मैं एक आपसे सच्चाई राजनीतिक आज बांटना चाहता हूं। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस नाते से बैठा हूं, लेकिन एक सच्चाई यह है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव निपटते निपटते उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन के अंदर का डायमेंशन बदलेगा। मैं बहुत निर्भीकता के साथ। कुछ तोड़फोड़ का इरादा है? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं तो आचार्य जी को ही कोट कर रहा हूं, परिंदों की फितरत क्या होती है, परिंदे अपनी उड़ान और परवाज़। अच्छा आचार्य जी, आपको कुछ करारा जवाब देना चाहेंगे, अरे लेकिन दे। उसके पहले हाँ। मैं दर्शकों को बता दूं कि विधानसभा की 6 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने हैं और लोकसभा की भी सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, और उनकी तारीखों का आज अभी जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश की हैं। विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसमें कुछ यूपी के हैं। 23 जून को मतदान और 26 जून को नतीजे। आचार्य जी, आपकी कुछ असहमति थी अमित पुरी के बयान पे, गो अहेड प्लीज। हाँ नहीं, मैं विनोद जी ने कुछ ऐसे फायदे गिनाए कि जो कपिल सिब्बल जी को हैं, कुछ ऐसे फायदे गिनाए जो कांग्रेस को होने हैं। तो मैं एक फ़ायदा विनोद जी गिनाना छोड़ गए कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे जब हमला करती थी तो ये कहती थी कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं की दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी भगवान राम के द्रोही है। कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब इस मुकदमे का फैसला डिले कर दो। कपिल सिब्बल जी ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधा डाली। तो कांग्रेस कम से कम, अमित पुरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस रामद्रोही वाले आरोप से तो मुक्त हुई ना, अब तो वो समाजवादी के पास पाले उसमें में मैं चला एक और गया। संशोधन करना चाहता हूँ। ये लोग सारा का कहते थे सारा कि मसला। मुसलमानों का मुकदमा लड़ने वाले कपिल सिब्बल, अब कम से कम कांग्रेस को उससे मुक्ति मिली। नहीं, अब ये एक मिनट के लिए ब्रिजेश जी, अब मुझे ये एक इनकी पार्टी पंक्ति में बड़े कहने बड़े का महान अवसर दे वक्ता दीजिएगा। प्रवक्ता आचार्य जी, हैं। जी आचार्य जी, विनोद जी कुछ कह दिया। हाँ विनोद जी बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि कपिल सिब्बल एक प्रतीक थे, अब वो चले गए कांग्रेस से बाहर, हाँ वो महत्वपूर्ण नहीं है भाई। आरके सिंह जो होम सेक्रेटरी थे और जो हिंदू आतंकवाद कथित रूप से इसकी थ्योरी गढ़ी गई, वो उन्हीं के जमाने में गढ़ी गई। आज वो बीजेपी में सरकार में सर, मंत्री है। ठप्पा लगाने वाली बात होती है ना, चिपकाने वाली बात। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आचार्य जी। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी जिसको चाहे उसको मतलब एक सर्टिफिकेट दे ही देती है कि ये फलाने हैं, ये ऐसे हैं। तो आपको भी तमाम सर्टिफिकेट दे ओके रखे हैं। अमित जी, आपके पास 10 सेकंड है, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं नवीन के पास चलता हूं। बहुत छोटी सी एक पंक्ति, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब कांग्रेस पार्टी को राम सेतु के काल्पनिक एफिडेविट से मुक्ति कब मिलेगी ये वो जाने, लेकिन कपिल अच्छा, एक टैग लगा है अभी। कपिल सिब्बल साहब उस समय कांग्रेस के नेता थे तो कांग्रेस कहती थी वो वकील के नाते कर रहे पर हैं। आप ये बताओ कि आप कैसे गई आओगे कांग्रेस को जब कपिल सिब्बल नहीं है कांग्रेस में? तो अरे ये वाला कहाँ चांस नहीं तो है? आपके हाथ से निकल गया। कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा के लिए कभी सिंबल के साथ नहीं रहे। राज्यसभा तो और तब क्यों सिंबल कहते थे और कि सिंबल, कांग्रेसी जो है इनका राम कोई मंदिर रिश्ता का नहीं विरोध रहा। कर रहे हैं? बाकी सब एक है, तब क्यों कहते थे फिर? बाकी सब एक है, ये कैमोफ्लेजिंग ओके, है। मैं नवीन दुबे को बुलाता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी। ये बताइए कि कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी पीठ तुड़वाते हैं, लेकिन जब कुछ पद देने की बात आती है तो आप बड़े बड़े वकील बुला लाते हैं जिनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, उनको उठा के आप चिपका देते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों को बना देते हैं जो किसी की पैरवी और सिफारिश पर आते हैं। तो कार्यकर्ता और लाठी खाने वाला नेता कहाँ जाएगा सपाई? ये क्या करे बेचारा?
देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा, इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि उसको अपने कर्तव्य पथ पर अनवरत रूप से चलना है और सामाजिक न्याय की बात करनी है। अब अगर कपिल सिब्बल साहब बतौर एक निर्दलीय उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के समर्थन से उतरे हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति का विषय नहीं है, मसला इस बात का है कि जब अवसर है तो सपा का कोई ऐसा नेता भी तो जा सकता था राज्यसभा जो ज्यादा जेल गया हो, संघर्ष किया हो, लाठी खाया हो, समाजवाद की विचारधारा लेकर संघर्ष किया हो। मैं तो आप लोगों की पैरवी कर रहा हूं और आप स्वयं का विरोध कर रहे हो। कह रहा हूं कि पहले जब पिछली बार भी हमारे जो राज्यसभा सदस्य बने हैं, क्यों कपिल सिब्बल जाएंगे भाई? नवीन दुबे क्यों नहीं जा सकते हैं? और आज की तारीख में भी हमारे यहाँ जो वरिष्ठ लीडरशिप है उनको भी कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया गया है, करा जा रहा है, आगे भी किया अरे जाएगा। किसको एकोमोडेट किए हो भाई, बताओ ना हमें। कपिल सिब्बल का क्या नाता समाजवादी पार्टी से? बताइए क्यों उनको आपने टिकट दिया है? कौन सी समाजवाद की लौ लेके वो बढ़े हैं? कितना प्रचार किया, कितनी बार लाठी खाई, जेल गए? भारतीय जनता पार्टी के संप्रदायवाद की लहर के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत स्तंभ की तरह लड़ने वाले कपिल सिब्बल साहब वो वकील हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो। निश्चित तौर पर प्रैक्टिसिंग सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस देश के जाने माने वकीलों में से हैं। तो आप कहिए कि आप तो अपनी पार्टी में शामिल करा के भेजते हैं ना। आप तो इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, आपसे तो कोई लेना देना है नहीं उनका। आपकी पार्टी ज्वाइन करके थोड़ी जा रहे हैं। एक सीट जिस पर किसी सपा के कार्यकर्ता या नेता का हक था, वो हक मारा गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। नहीं, किसी कार्यकर्ता का कहीं कोई हक नहीं मारा गया है, खासकर राज्यसभा के चुनावों को लेकर। और राज्यसभा में जिस तरीके का कैंडिडेचर जिया है, एक देखिए राजनीति के साथ रणनीति। मनीष सिंधवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाई मनीष जी बताइए, मैंने कोई गलत बात कही क्या? नवीन को जवाब नहीं सूझ रहा है। मैं तो इनकी पैरवी कर रहा हूं और ये स्वयं का विरोध कर रहा है। ठीक है भाई, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। मैं तो सपा के उन वर्कर की बात कर रहा हूं जिनकी पीठ तोड़ी गई, टांग तोड़ी गई, जेल गए, मारे गए, संघर्ष किया, लाठी खाई, जेल गए, जवानी निकल गई बेचारों की, बूढ़े हो गए, किसी की आंख टूट गई, किसी का दांत टूट गया, उनको कुछ नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और दिल्ली से बड़े जाने माने अमित पुरी जी जो बता रहे थे, उनको आपने राज्यसभा पकड़ा दिया। मनीष सिंधवी जी गो एड। थैंक यू नवीन जी, शुक्रिया आपका। आप थोड़ा मनीष जी को बोलने दें प्लीज। नहीं, एक सेकंड रुकिए, बोलिए मनीष जी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि वो पार्टी की जो सीटें होती हैं इस तरह की, उस पर पार्टी के लोगों का हक होता है। लेकिन जिस तरह के हालात बन गए हैं, मुझे याद आता है कि 2014 में जब उसके पहले कोर कमेटी बन रही थी तो अरुण जेटली साहब का बड़ा रोल था नरेंद्र मोदी जी की टीम में। कहा जाता था कि वो दिल्ली को अच्छी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील तो थे ही, दिल्ली को अच्छा समझते हैं। दिल्ली को समझने वाला आदमी बड़ा ज़रूरी होता है। और आजकल जैसे हालात बन गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अगर वकील हो तो और मज़ा आता है। भाई तो ज्वाइन करा लो ना, सफाई बना लो, सफाई हो ही जाएगी और फिर उसके बाद लड़ा दो चुनाव। ये इंडिपेंडेंट वाला मसला क्या है? जरूर कुछ मसला होगा, लेकिन सफाई हो ही इससे तो जानते क्या है, उनको तो राज्यसभा में बोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाले को ज्यादा टाइम ही नहीं पार्लियामेंट में बोलने को मिलता। बिल्कुल ठीक बात है, सब बिल्कुल। आगे सीट भी पाएंगे, मुझे इस पे मतलब डाउट है। कुछ और समीकरण जरूर इन लोगों के अपने होंगे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कपिल सिब्बल को लाकर इन लोगों ने अपने कई मसले साधने की कोशिश की है। एक तो आजम खान साहब को एक तरीके से प्लेकेट करने की कोशिश की है कि ठीक हाँ भाई आपकी बात मानी गई, क्योंकि वो बार बार उनका जो दबाव था मुझे लगता है वो कपिल सिब्बल के लिए था। दूसरी बात ये है कि जो हालात बनकर तैयार हुए, अभी हेमंत सोरेन के यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं ईडी के। ये जो छापों का दौर चल रहा है पूरे भारत में, तो अब वकीलों की बड़ी खास जरूरत। तो भाई साहब ये बताओ, वो प्रैक्टिशनर सीनियर लायर हैं, फीस दो, अपना काम कराओ। नहीं, वो जो जिस आप पैनल क्यों बना रहे हो अपने? पैनल की ही जरूरत है ब्रजेश जी। जो हालात बनकर खड़े हो गए हैं, अब पैनल की जरूरत है। और वैसे भी आप देखिए अगर इस तरीके से, तो ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं। कपिल सिब्बल हुए, अरुण जेटली हुए, मनीष तिवारी हुए। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई फिर वो अपना मूल काम करे। इसका नहीं, मूल काम के साथ साथ चूंकि इन लोगों को राजनीति की भी अच्छी समझ है और दिल्ली देश की राजधानी है,
वहां पर एक मजबूत भाई मैंने स्तंभ- तो कहा ज्वाइन करके करते ना। नहीं, आपकी इस बात में मैं एकदम सहमत हूं कि इनको ज्वाइन करके आना चाहिए नवीन था। दुबे का हक मारा गया, मतलब इनके जैसे वर्कर का इस बात की चिंता होनी चाहिए। नहीं, ये बात आपकी कई बातें इसमें ठीक है कि उनको पार्टी ज्वाइन करके आना नवीन भाई चाहिए था। रुक जाओ ना, क्यों ऐसे बेसब्र हो रहे हो? नहीं, उनको पार्टी ज्वाइन करके आना चाहिए था। बोलने का जो मौका है, तमाम मसले हैं जो इंडिपेंडेंट होने के कारण जा सकते हैं। इन लोगों ने अपनी क्या रणनीति बनाई है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता पर है वकील चाहिए सबको अब ना। हाँ, वकील चाहिए सबको अब। ठीक बात है। बीरेन जी भी आ गए। भाई बीरेन जी, आपको भी वकील चाहिए तो अभी से बता दो। अच्छा ये बताओ, आपने तो कल खुलासा कर दिया था कि कपिल सिब्बल जा रहे हैं और आज आपकी बात 100% सही निकली। एक शायर ने लिखा कि मिला जो तुमसे तो एक शायर के दिल की धड़कनें बोली कि कई सदियों तलक अब कोई आजम नहीं होगा। तो ये चमत्कार उसी आजम नाम का है। आज अखिलेश यादव ने शिवपाल और आजम दोनों को खुश कर दिया, और आजम खां अब जब कल या परसों सदन में आएंगे तो वो बैठेंगे और मुस्कुराएंगे। ये बात तो देखिए साफ हो गई। तो मतलब सौदेबाजी चल रही थी। घाव पर जो मरहम लगाए वक्त पर, वही सबसे करीब होता है, वही सबसे उदार और वही प्यारा। तो आजम खां की जो चाहत थी शिवपाल यादव की, वो तो पूरी हुई। और समाजवादी पार्टी में ये बात जरूर आती है कि वो अपनी जगह पर एक सीट उसने जो गंवाई वो अपने किसी नेता को दे सकती थी। आप देखे होंगे कि राम गोविंद चौधरी जो नेता विपक्ष थे वो खाली हैं। अंबिका चौधरी जो एक बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं, वो भी जा सकते थे राज्यसभा। अरविंद सिंह जो कार्यालय सचिव हैं, एक बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, चाहती तो समाजवादी पार्टी उनको भेज सकती थी। लेकिन कपिल सिब्बल भी इस देश के कानून मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, वो बड़े विचारक हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं। समाजवादी पार्टी ने जो भी हो, अखिलेश यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया है। एक निर्दलीय को नामांकन कराने वो आए। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो सपा से ना नामांकन किए, निर्दलीय किए? हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज करो। ऐसी दोस्ती, ऐसा त्याग किस काम का जहाँ पर अपना मूल दल ही शामिल ना हो। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पार्टी चलानी है, उनको तमाम निर्णय करने हैं। कपिल सिब्बल का निर्णय आज उसकी तुलना जयंत चौधरी से हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे, चाहे सपा भेजे चाहे भाजपा। और अभी 31 तारीख तक नामांकन होना है, आज है 25 तारीख। तो अभी क्या क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की सियासत में, अभी पत्ते खुलेंगे। बीजेपी 28, 29, 30 में अपना नामांकन कराएगी और उसके पास अवसर है कि वो कोई चमत्कार कर दे। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि सियासत और जमीर दोनों के बीच कोई समानता नहीं है, और जो जमीर रखता है वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता। जी बीरेन जी। कपिल सिब्बल कांग्रेस में क्या करते, वहाँ कुछ बचा नहीं था भाषण के अलावा। राज्यसभा की मेंबरी बहुत बड़ी बात है। इस देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको पाने के लिए बड़े बड़े समझौते किए हैं, बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। लेकिन जयंत चौधरी से अभी पर्दा उठना बाकी है, और अखिलेश ने भी होशियारी दिखाई कि एक नामांकन नहीं कराया, अभी एक कैरेट लटका के रखा है। हम लोग मान रहे हैं कि डिम्पल यादव को नामांकन कराएंगे, लेकिन 31 तारीख तक उनके पास मौका है, वो किसी को कुछ भी करा सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी, और यही वजह है, देखिए आरएलडी जो है वो टीवी के डिबेट में कहीं आ नहीं रही है। उनके यहाँ मनाही है कि इधर बोले तो गए, उधर बीजेपी खिलाफ बोले तो गए। तो इसलिए अभी कहीं ना जाओ, चुपचाप बैठे रहो। कुल मिलाकर बात इतनी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि कांग्रेस में बहुत सारे लड़ने वाले नेता नहीं बचे, पार्टी छोड़कर भाग गए। लेकिन
गुरु जी बैठे हैं, संत महात्मा हैं, प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन इस देश में एक नेता और है, पी चिदम्बरम, जिस पर बहुत छापे पड़े, सीबीआई रोज जांच करती है, लेकिन कांग्रेस उन्होंने छोड़ी नहीं। तो ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात है ब्रजेश जी। और ये सब परिस्थितियां हैं, अवसर के लिए लोग दुनिया में आते हैं। अगर जमीर बेचे तो आदमी पैसा और पद दोनों प्राप्त कर सकता है, और आज के दौर की एक सच्चाई है, लेकिन इसका फौरी लाभ तो है, लेकिन आप इससे राजनीति में कोई नए आयाम, स्टैंडर्ड स्थापित नहीं कर सकते। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करेंगे। बहुत सारे लोग तलवा चाटकर, बहुत सारे लोग लेटकर झुककर राज्यसभा की मेंबरी लेते रहे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को मैं भी बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता। और तरक्की की फसल हम भी काट लेते, और थोड़ा सा तलवा अगर हम भी चाट लेते। वाह वीरेंद्र जी, वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी भी आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अब मैं सीधे आचार्य जी के ही पास चलता हूँ। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस शायद भूल गई है, और मैं आपको और आपकी पार्टी को स्मरण कराना चाहता हूँ कि आपके पास उत्तर प्रदेश यूनिट में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। क्या आपको ये बात याद है या आप लोग भूल गए हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का इस्तीफ़ा हुए कई महीने बीत गए हैं, और उत्तर प्रदेश को एक नया अध्यक्ष देना चाहिए था जल्दी, और उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन भूलने जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप, तमाम पर्यवेक्षक, तमाम नेता इस पे चिंतन कर रहे हैं। जो पार्टी एक अध्यक्ष नहीं तलाश कर पा रही, उससे क्या मायने कि 2024 में यहाँ बीजेपी का या विपक्ष के किसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करेगी? आप एक अध्यक्ष तो खोज नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ना इस बार पिछले जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेते हुए कोई बहुत ही बेहतर नगीने की तलाश में है। तो नगीना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ढूंढा जा रहा है। समंदर में जिस तरह से हीरे मोती जवाहरात रत्न मिलते हैं, तो किसी को लाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश। तो 24 तक तो ये रत्न मिल जाएगा, या फिर कहीं से मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा? देखिए कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन हो कौन ना हो, इससे ज़्यादा फर्क वैसे पड़ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता जो है वो गांधी परिवार की वजह से ही मानती है, और जब गांधी परिवार की तरफ झुकाव होगा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता मानते हैं। और कांग्रेस आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द, इनमें तालमेल का बड़ा अभाव है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, इससे वोट का कोई फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। कांग्रेस की पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसी से सारी चीज़ें चलती हैं, और उसी से सब चीज़ें चलनी चाहिए विनोद जी, और उसी से चलेंगी। जी विनोद जी, ये क्या वजह है कि ये लोग अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं और दावे ऐसे? और आज ये कह रहे हैं, इनके शब्द कुछ जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ है, मतलब असहज हो जा रहे हैं आज सवालों से। आपने ऐसा प्रश्न आचार्य जी से पूछा है ब्रजेश जी, कि जिसका जवाब आचार्य जी कैसे दे सकते हैं जी। भाई, वो रामायण में एक कथा है ना, लेकिन इन्होंने मजे पूरे लिए कि नगीने ढूंढे जा रहे हैं, रतन ढूंढे जा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब रामायण में जो कथा है कि जब मनु से भगवान ने पूछा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र हो, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो आचार्य जी स्वयं एक नगीना है। अब इस नगीने को कांग्रेस पार्टी नहीं पहचान पा रही है, अगर प्रभारी प्रियंका गांधी नहीं पहचान पा रही, जिनके बहुत करीब है, तो फिर तो यही होगा। तो आप कांग्रेस को ये सलाह देते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए? खुलकर कहिए अगर कहना चाहते हैं तो। नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ खड़ी हो सके, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसा व्यक्ति को बनाए अध्यक्ष, कम से कम वो उनकी रैंक एंड फाइल से आएगा। देखिए कितने नगीने खोजे जा रहे थे, और आपने नगीना हमारे ही विंडो में खोज लिया। मैं तो मानता हूँ कि आचार्य जी के अंदर वो क्षमता है कि वो पार्टी को खड़ा कर इसी विंडो में नगीना है।
विंडो में नगीना भी है, विंडो में जो है वो रत्न भी है। जिस रत्न की आप बात कर रहे थे कि 24 तक खोजा जाएगा कि नहीं खोजा जाएगा, बेटर है भाई जल्दी अमित पुरी खोज जी ले। आप और अपना देखिए पत्ता उत्तर- कब खोलेंगे? हमको आपको भी डिबेट करने में मजा आएगा। अमित योगी पुरी जी बनावा आपका चारों पत्ता को। कब खुलेगा? आप मतलब बीजेपी का पत्ता है राज्यसभा का? मुझे लगता है कि नामांकन अभी प्रदेश की- अध्यक्ष बीजेपी का भी नहीं तय हुआ है। जी, नामांकन की जो समय सीमा है उसके अंदर पूरी अर्हताएं पूरी कर दी जाएंगी। और मैंने जो आपसे पिछली डिबेट में भी कहा था कि हम 7 सीटों की जो बात तब थी, हमने तब भी कहा था 8वीं सीट भी हम ही जीतेंगे। और वो स्थितियां उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अभिप्साएं इसी दिशा में बढ़ रही। हाँ भाई नवीन दुबे जी, आपको कुछ आपत्ति थी मेरी बात पर, आप बोल रहे हैं आप? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साह में और अति अपेक्षा नहीं करता है। वो काम करने वाला कार्यकर्ता, और निश्चित तौर पर करो, समाजवादी करो। पार्टी में जिन लोगों ने संघर्ष नहीं, किया ठीक है, बात। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के करिए, समय से उन सब ने अपना एक निर्धारित मुकाम हासिल किया। अच्छे से ऐसा संघर्ष नहीं होना है चाहिए। कि उनको कोई मुकाम हासिल आप नहीं खूब हुआ है। संघर्ष करिए निश्चित और तौर पर कोई उनके अपेक्षा काम को बिल्कुल मत identify रखना किया है। जाता है। आप बिल्कुल कोई अपेक्षा मत नहीं, रखिए, निश्चित तौर पर खूब संघर्ष करिए। निश्चित समाजवादी यदि लोहिया जी के सिद्धांत को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको अपेक्षित तो नहीं होना चाहिए। उसका दायित्व है ओके भाई, समाज को मनीष सही इंद्री जी। दिशा देना, समाज के लिए संघर्ष करना। आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विनोद जी ने भी कहा कि आचार्य जी नगीना है, आपने कहा हमने विंडो में नगीना खोज लिया। भाई मुझे नगीना कहो या पत्थर, लेकिन मैं जहाँ हूँ यहीं ठीक हूँ प्रभु, यहीं ठीक हूँ प्रभु। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मनीष जी, ये तो कुछ और डिबेट कर रहे थे, बात कहीं और पहुंच गई। नहीं, लेकिन सवाल आपका बड़ा लाजमी था और विनोद जी का जवाब भी उतना ही अच्छा था। अंतरिक्ष में हम लोग जा रहे थे मंगल और पहुंच जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह की तरफ। नहीं, डिबेट शानदार नहीं, रही। भारत खोजने कोलंबस मैंने निकला, कहा नहीं, पहुंच गया आप- अमेरिका। नहीं, आपका सवाल जानदार था, विनोद जी का जवाब भी उतना ही अच्छा था। अब आचार्य जी तैयार हो जाएं तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। कम से कम एक कोई एक आदमी तो मिलेगा लीड करने के लिए। 24 पास में आ मतलब ये गई। पहली बार हो रहा है कि हम किसी और विषय पर डिबेट कर रहे थे और कंक्लूजन कुछ और। नहीं, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कमाल है ये। महत्वपूर्ण सवाल है कि 10 मार्च के बाद भाजपा तुरंत 24 की तैयारी में लग गई, बाकी लोग अभी हवा में टहल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में। आप सबने अपने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।